नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले हम आपको सनातन आस्था का नया केंद्र दिखाएंगे जो बना है एक मुस्लिम मुल्क में। 14 फरवरी को पीएम मोदी ने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। रविवार को इसी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुनामी आ गई। सिर्फ एक दिन में 65,000 लोग दर्शन करने पहुंच गए। इसकी अद्भुत तस्वीरें देखकर आज कुछ कट्टरपंथी बहुत ही बेचैन होने वाले हैं। फिर परिवारवाद वाली उस सियासत की बात जहां लालू यादव की एक लूज बॉल पर पीएम मोदी ने बड़ा सियासी सिक्सर लगा दिया है। लालू ने कहा था मोदी परिवारवाद पर इसलिए सवाल उठाते हैं क्योंकि उनका परिवार नहीं है। इस पर पीएम ने कैसे मोदी कुटुंबकम वाला शॉट लगाया है यह भी आप जरूर देखिएगा। फिर सांसदों विधायकों को मिलने वाले डिस्काउंट की खबर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का फैसला पलट दिया है और कहा है कि किसी भी सांसद या विधायक को घूस लेने पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। आज इस खबर पर हमने सत्ता की एक सरल कुंजी भी बनाई। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। अरविंद केजरीवाल ईडी के 8वें सम्मन पर आज भी पेश नहीं हुए बल्कि एक नई शर्त रख दी। केजरीवाल ने ईडी को भेजे जवाब में कहा वैसे तो उनका सम्मन गैर कानूनी है, फिर भी वो जवाब देने को तैयार हैं। अगर ईडी 12 मार्च के बाद कोई तारीख देती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकते हैं। सनातन का अपमान करने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम बेटे, उनके जो तमिलनाडु के सीएम के बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने उदयनिधि से कहा कि वो कोई आम आदमी नहीं है, उन्हें बयान के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था। कोर्ट के अनुसार उदयनिधि ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने दिल्ली में बड़ा दांव चला है। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है जिसके तहत दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। और आज सत्ता में उस जटायु को भी देखेंगे जो लक्षद्वीप से जिनपिंग और मोइजू की साजिशों को स्कैन करेगा। वैसे तो ये जटायु 6 मार्च को आ रहा है लेकिन इसके बारे में सुनकर चीन और मालदीव का अभी से चैन उड़ा हुआ है। इस पर भी सत्ता की कुंजी तैयार। और सत्ता में अब राजनीति की उस पिच पर चलते हैं जहां एक लूज बॉल से पूरा गेम बदल जाता है। और चुनावी गेम में ऐसी लूज बॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब मिलती रही है। 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को ऐसी लूज बॉल कांग्रेस की तरफ से मिली थी। इस बार यह काम कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव करते नजर आ रहे हैं और यह सब कुछ हुआ है पिछले 48 घंटे में। दरअसल 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार में थे जहां उन्होंने परिवारवाद पर हमला किया। कल पटना में इंडिया गठबंधन की रैली थी। इसमें लालू यादव ने पीएम मोदी पर निजी हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है। पीएम मोदी पर लालू यादव के इस निजी हमले को बीजेपी ने मौके में बदल दिया। आज पीएम मोदी तेलंगाना में थे। यहां एक रैली में उन्होंने लालू यादव का नाम लिए बिना कहा कि इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं तो विपक्षी नेता बोलते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, जबकि पूरा भारत ही उनका परिवार है। लालू यादव की एक लूज बॉल पर पीएम मोदी ने लंबा शॉट खेला है और पूरे भारत के लोगों को अपना परिवार बता दिया है। पीएम के बयान के बाद बीजेपी ने इसे अभियान में बदल दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोदी का परिवार लिखकर नाम अपडेट कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोदी का परिवार लिख दिया। जिस तरह से बीजेपी ने लालू यादव के एक हमले के जवाब में नया राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया, वो क्रिकेट की भाषा में 2024 के चुनाव का एक लंबा शॉट साबित हो सकता है। एक बार सुनिए लालू यादव ने क्या कहा था और पीएम मोदी ने उसका क्या जवाब दिया। फिर इस कुंजी के और पन्ने खोलेंगे। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं
140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। पीएम मोदी के जवाब और बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान के बाद अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस कह रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पीएम मोदी पर निजी हमला करने के आरोप में लालू यादव के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बावजूद इसके आरजेडी हमलावर मोड में है। पार्टी कह रही है कि उसे बीजेपी से उपदेश लेने की जरूरत नहीं। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये सभी हताशा है। जब जनता आपको सुनती नहीं, आपकी हार निश्चित है, तो इस तरह की बात करते हैं। चिंता मत करिए, बिहारी बहुत परिपक्व हैं। अब की बार 400 के पार। राजनीतिक टिप्पणी जो बीजेपी की ओर से किया जाता है, उसका तो जो निम्न स्तर पर जाकर सारी मर्यादाओं को तार तार किया जाता है। ये बीजेपी वाले क्या शिकायत कराएंगे, क्या उपदेश देंगे? माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति के फूहड़पन के प्रतीक है। Every day the India alliance is growing. That is why this BJP people are very much annoyed. कि जिनकी बुनियाद घोटालों पर और भ्रष्टाचार पर है, परिवारवाद पे है, लालू जी का व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी पर आरोप बहुत ही आपत्तिजनक है। जितनी निंदा की जाए कम है। जिस तरह का बयान दिए हैं, मन के अंदर हताशा, निराशा, एक खीस, सत्ता से जाने की बेचैनी, ये साफ झलक रही है। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में। हर उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है ही नहीं। होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते, किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। दरअसल एक लूज बॉल और गेम पलट जाता है। यह सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं है, राजनीति में भी होता है। पीएम मोदी का यह रिकॉर्ड रहा है कि विरोधियों की लूज बॉल को वो अपनी ताकत बना लेते हैं। 2014 और 2019 में वो ऐसा कर चुके हैं। 2014 चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को चाय वाला कहा था। पीएम मोदी ने उनके इस बयान के बाद पूरे देश में चाय पर चर्चा का अभियान शुरू कर दिया था, जिसका अच्छा खासा असर भी हुआ। इसी तरह 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, चौकीदार चोर है। इसके जवाब में बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया था, मैं भी चौकीदार। इसने भी चुनावी हवा को बदल दिया था। और अब 2024 में लालू यादव ने कह दिया कि मोदी का परिवार ही नहीं है, तो बीजेपी ने मोदी का परिवार नाम से नया अभियान शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से पीएम मोदी अपने संबोधन में परिवार जन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 2013 में जब वो लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे, तो देशवासियों शब्द की जगह उन्होंने परिवारजन शब्द का इस्तेमाल किया था। लाल किले से भी पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला किया था। परिवारवाद पर राजनीतिक लड़ाई के बाद अब बात करते हैं भ्रष्टाचार पर सुप्रीम हंटर की, जिसमें आरोपियों को विशेषाधिकार, रहम, छूट जैसे शब्दों की मात्रा नहीं है। आप इसे जीरो टॉलरेंस भी कह सकते हैं। नोट फॉर वोट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बड़ा फैसला दिया, बल्कि अपने ही पुराने आदेश को पलटकर करप्शन फ्री देश के नई नजीर वाली नींव रख दी, जिसके बारे में आपको जानना और समझना आज जरूरी है। पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। अब रिश्वत मामले में सांसदों और विधायकों को कोई छूट नहीं मिलेगी। नोट लेकर सदन में वोट देने के विशेषाधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है।
अब अगर कोई सांसद या विधायक नोट लेकर वोट देता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। अब अगर कोई सांसद या विधायक नोट लेकर सदन में भाषण देता है तो भी उसके खिलाफ केस चलेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई सांसद या विधायक कोई भी लाभ लेकर संसद में सवाल पूछता है तो भी केस चलेगा, वो भी एक आम नागरिक की तरह। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने करीब 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। यह मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया था या फिर भाषण दिया। यह आरोप तब बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद या विधायक घूस स्वीकार करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 25 साल पहले जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने ही यह फैसला दिया था। 1998 में 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से यह आदेश दिया था कि सदन में नोट लेकर वोट या भाषण देने पर सांसदों या विधायकों के खिलाफ केस नहीं चल सकता। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 105(2) और 194(2) जनप्रतिनिधियों को सदन के अंदर वोट देने और भाषण देने की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वोट किस आधार पर दिया गया है, चाहे वो पैसे, भ्रष्टाचार या किसी अन्य कारण से दिया गया हो। यदि सांसदों विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चलाए जाते हैं तो ये उनकी स्वतंत्रता को कमजोर करेगा और उन्हें सदन में अपनी बात रखने से रोकेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए फैसले की व्याख्या से सहमत नहीं हैं। आज 7 जजों की वाली जिस बेंच ने फैसला सुनाया उसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, एमएस सुंदरेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले और भ्रष्टाचार पर कड़ी टिप्पणी की, जिसके बारे में आज आपको जरूर जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेना एक अपराध है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) का मकसद तब बेमानी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी की छूट हासिल नहीं है। अगर कोई घूस लेता है तो केस बन जाता है। फिर यह मायने नहीं रखता कि उसके बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त सांसद या विधायक रिश्वत स्वीकार करता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता। संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। 1998 का जो फैसला था उसमें 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3-2 की मेजॉरिटी से, यानी 3 जो मेजॉरिटी व्यू था उसमें ये कहा था कि अगर आप पार्लियामेंट में वोट देने के लिए रिश्वत लेते हैं या ऐसा करते हैं तो आपको पार्लियामेंट में, माने जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है, उसके मुताबिक क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं चलेगा। परंतु आज जो फैसला आया 7 जजेस बेंच का, वो फैसला उसके इतर और यूनानिमसली 7 जजेस इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो अलग मुद्दा है। उसके अंतर्गत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो निश्चित तौर पर प्रोसिक्यूशन चलेगा और कोई भी व्यक्ति करप्शन पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी के नाम पर या संसदीय जो उनके पास विशेषाधिकार है उसके नाम पर नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पीएम मोदी ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, स्वागतम। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो स्वच्छ राजनीति तय करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। और इस पर नजरिया नहीं। जब बात रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मसलों पर हो तो नजरिया भी एकदम मारक और स्पष्ट होना चाहिए। भ्रष्टाचार के मसले पर कानूनी डिस्काउंट किसी को नहीं मिलना चाहिए, ना आम लोगों को, ना जनप्रतिनिधियों को। जो लोग भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन पर देश के लिए काम करने की जिम्मेदारी होती है, उन्हें ही अगर भ्रष्टाचार की सुविधा विशेषाधिकार के तहत मिलती रहेगी तो देश में ईमानदार आचरण का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। और अभी हमने आपको बताया कि इस पर प्रधानमंत्री ने एक टिप्पणी भी की थी। प्रधानमंत्री का एक्स पर जो उन्होंने लिखा था सोशल मीडिया अकाउंट पर, वो आपको बताया। लेकिन उससे पहले हम आपको जो खबर बता रहे थे प्रधानमंत्री की, वो परिवारवाद को लेकर के जो लालू यादव ने कहा, उस पर आज पीएम ने जो कहा उसको लेकर के अब एक अभियान की शक्ल ले ली गई है और हर कोई अपने आप को मोदी परिवार से जोड़कर बता रहा है। लेकिन उस पर हमने आपको एक बात कही थी जिसको हमें करेक्ट करना ठीक होगा, जिस पर मैंने बोला था कि 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा था। 2023 में असल में ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कही थी।
सत्ता में बात करते हैं पाकिस्तान बॉर्डर के पास चल रहे सैन्य अभ्यास की, जहां बम बरस रहे हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं, डमी दुश्मन बनाकर सेकंडों में उसे खत्म किया जा रहा है। यह तस्वीर राजस्थान के बीकानेर से आई है। वैसे बीकानेर पूरे देश में भुजिया के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो तस्वीरें महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से आ रही हैं, ये फ्लेवर पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें बारूद की मात्रा ज्यादा है। आपने भारत और जापान की व्यापारिक दोस्ती की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीर सैन्य दोस्ती की है। सत्ता में हमने भारत और जापान की सैन्य दोस्ती वाली तस्वीरों पर 3 वीडियो कुंजी तैयार की है। पहली वीडियो कुंजी में भारत और जापान के सैनिकों के ज्वाइंट ऑपरेशन वाली तस्वीर है। किसी आतंकी हमले की सूरत में कैसे निपटा जाएगा, अगर किसी आतंकी ने अचानक हमला कर दिया तो कैसे उसे तुरंत से तुरंत खत्म किया जाएगा, इसका ट्रेलर दिखाया गया। दूसरी वीडियो कुंजी हवाई हमले वाली है, जहां आसमान से बारूदी ऑपरेशन हो रहा है। कैसे धमाके के साथ टारगेट को खत्म किया गया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। धर्म गार्जियन के नाम से यह सैन्य अभियान 25 फरवरी को शुरू हुआ था। 9 मार्च इसी तरह दोनों देशों के सैनिक जंगी प्रैक्टिस करते रहेंगे। भारत और जापान दोनों देशों की टुकड़ी में 40-40 जवान शामिल हैं। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज 2023-24 में मेरी बटालियन 19वीं बटालियन राजपूताना राइफल्स ने जापानी की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। ये हमारे लिए निहायत ही गौरव की बात है। यह पैदल सेना केंद्रित सैन्य प्रशिक्षण हमारे लिए एक अभूतपूर्व पेशेवर गर्व का स्रोत रहा है। ये जितनी एक्सरसाइजेस हम देख रहे हैं, आप मिलान एक्सरसाइज को देख लीजिए, आप सी गार्डियन एक्सरसाइज को देख लीजिए, आप धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज को देख लीजिए, ये हम देशों के बीच इसलिए होती है कि जो टेक्नोलॉजी और जो हमारे पास वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, हम आपस में एक्सचेंज कर सके उसकी इंफॉर्मेशन। बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में कि फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें, उनकी भी टेक्नोलॉजी हमको मिले और हम अपने भारत देश को और विकसित कर सकें। मैसेज वर्ल्ड को ये जाता है कि आज भारत में इतनी क्षमता है कि जापान जैसे देशों के साथ, फ्रांस जैसे देशों के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ हम लोग जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अपनी फौज को मजबूत करने के लिए। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दे देते हैं। ये जैसलमेर के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। एक साल में लगभग 2,30,000 सैनिक यहां अभ्यास करते हैं। ये फील्ड फायरिंग रेंज 3,37,000 एकड़ की जमीन पर फैली हुई है। सिर्फ जंगी अभ्यास ही नहीं, बल्कि यहां निशानेबाजी भी सिखाई जाती है। इस रेंज में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो चुका है। यहां एक संग्रहालय भी है जो निशानेबाजी के इतिहास को दर्शाता है। आपने एक तीर से 2 शिकार वाली कहावत तो कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक तीर से 3 शिकार करने वाला ऐसा जटायु दिखाते हैं जिसका नाम सुनकर भी इस वक्त जिनपिंग, उनके हुक्म के गुलाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू और चीन के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बहुत ही बेचैन होंगे। यह खबर हिंदुस्तान के उस जटायु की है जिसकी नजर जिनपिंग और मोइज़ू की जोड़ी के ऊपर रहेगी। यह जटायु भारत के लक्षद्वीप से ऐसा वार करेगा जिसके शिकार बनेंगे चीन और मालदीव। यह खबर उस INS जटायु की है जिसकी आहट से ही दुश्मन का दिल अभी से घबराने लगा है।
दरअसल ये खबर एक ऐसे नेवल बेस की है जिसे लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं जो लक्षद्वीप के एक आइलैंड की हैं और इसमें आपको एयर स्ट्रिप और रनवे बिल्कुल साफ नजर आएंगे। सबसे खास बात यह कि इसका निर्माण मालदीव से तनाव बढ़ाने के बाद तेजी से किया जा रहा है। इस नेवल बेस का नाम है INS जटायु, जिसे लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर लगभग तैयार कर लिया गया है। इस नेवल बेस INS जटायु की दूरी मालदीव से सिर्फ 524 किलोमीटर होगी। खबर है कि 6 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन कर सकते हैं। जिस मिनिकॉय आइलैंड पर नई एयर स्ट्रिप और नौसैनिक बेस बनाए गए हैं, वहां से जिनपिंग और मोइजू को साजिशों को नाकाम करने का काम किया जाएगा। ऐसा भी दावा है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विक्रमादित्य या विक्रांत पर सवार होकर इस नेवल बेस पर जाएंगे, तब उनके साथ 7, 15 और जंगी जहाज होंगे। यानी एक तरीके से हमलावर फ्लीट अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और इसके जरिए चीन, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को सख्त संदेश दिया जाएगा। वैसे भारत की तैयारी सिर्फ मिनिकॉय आइलैंड पर ही नहीं है, बल्कि लक्षद्वीप के एक और आइलैंड से भारत ने अपने दुश्मनों पर डबल अटैक की तैयारी की है। मिनिकॉय आइलैंड पर नेवल बेस INS जटायु तैयार हो रहा है, तो अगाती नाम के आइलैंड पर एक मौजूदा एयर स्ट्रिप को भी अपग्रेड किया जा रहा है। मतलब सिर्फ नेवल बेस से ही चीन और मालदीव की साजिशों पर भारत नजर नहीं रखेगा, बल्कि अगाती आइलैंड की एयर स्ट्रिप को भी इस तरह तैयार किया जा रहा है जिससे फाइटर जेट्स और भारी विमानों को आसानी से ऑपरेट किया जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि भारत के इस कदम के मायने क्या हैं। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब चीन मालदीव के एक द्वीप पर समुद्री जासूसी केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है। मालदीव की सरकार ने हाल ही में चीन के साथ कई गोपनीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, ये समझौते चीन की इच्छाधारी महत्वाकांक्षाओं का ऐसा चिट्ठा होंगे जिसमें भारत के खिलाफ भर भर कर साजिश की गई होंगी। इसलिए भारत की ओर से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल में आते हैं, जहां से अरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। ये पूरा इलाका दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी एशिया के देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को खाड़ी देशों और यूरोप से जोड़ता है। यानी ये इलाका सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत का 95% समुद्री कारोबार हिंद महासागर के रास्ते से ही होता है। 80% से ज्यादा कच्चा तेल हिंद महासागर के जरिए ही भारत आता है और 45% नेचुरल गैस का रूट हिंद महासागर से होकर गुजरता है। इसलिए भारत चाहता है कि भारतीय सेनाएं हिंद और अरब महासागर में शांति स्थापित कर सकें और उसकी पकड़ पहले से और ज्यादा मजबूत हो। इसलिए जैसे ही मिनिकॉय में नौसैनिक बेस बनेगा, उसकी वजह से इलाके के आसपास चीन की नौसेना जो हरकत करती है उस पर विराम लग जाएगा। देखिए, मिनिकॉय आइलैंड में जो भारत एक नया नेवल बेस बना रहा है, ये बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इस नेवल बेस के बनाने से भारत की हमारी नेवल पावर और नेवी की रीच और इन्फ्लुएंस अरेबियन सी की तरफ और ज़्यादा डीपन हो रहा है और इंडियन ओशन में भी। सबसे पहली बात तो यह कि यहाँ पर नेवी बेस बनाना इतना दूर, ये इंडिकेट करता है दुनिया को कि भारत की नेवी अब एक ब्लू वाटर नेवी होती जा रही है, जो कि अपने कोस्टल रीजन से बहुत दूर दूर भी उसका इन्फ्लुएंस है। और अब बात करते हैं भारत की ग्रेनेड पावर की, जिसकी एक झलक जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। जम्मू में DRDO की तरफ से 3 दिनों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें एक से बढ़कर एक घातक हथियारों को दिखाया गया है, जो पिछले कुछ समय से भारतीय सेना की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में कई ऐसे हथियार दिखाए गए जो आत्मनिर्भर भारत के ताकतवर सबूत हैं। इनमें से एक नाम है हैंड ग्रेनेड, जिसे दुनिया का पहला मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड कहा जा रहा है। यह कुछ सेकंड में ही दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखता है। खास बात यह कि इस ग्रेनेड को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे यह पिन निकालने के करीब 30 सेकंड के बाद फटता है। इसका आकार आपको छोटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन दुश्मनों के साथ आमने सामने की लड़ाई में यह बहुत कारगर है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में जो हमेशा से आतंकवादियों के टारगेट पर रहा है, जहां आतंकी छिपकर हमला करते हैं, जहां किस वक्त किस कोने से दहशतगर्द सामने आ जाए पता नहीं चलता है। ऐसे हालात में हैंड ग्रेनेड सेना के जवानों के लिए सबसे उपयोगी होता है, और जब सेना के आप आधुनिक तकनीक से लैस मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड हो उसके हाथ में, तो यह किसी बड़े हथियार से कम घातक नहीं होता।
डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। ये आधुनिक हैंड ग्रेनेड है जिसको हाल ही में ही भारतीय सेना ने इंडक्ट किया है और तस्वीरों में हम आपको वो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड दिखाने की कोशिश करेंगे जो बाकी हैंड ग्रेनेड से बिल्कुल ही अलग है। डिफेंसिव हैंड ग्रेनेड की ज़रूरत इसलिए है कि जब थ्रोअर है हमारा जो लेके जा रहा है इसको, उसके पास इन्वायरमेंट कैसा है, उसके पास सेफ्टी है कि नहीं है, उसके पास बंकर है या खुले में ऑफेंसिव में आगे बढ़ रहा है वो। जब आप आगे बढ़ रहा है दुश्मन की तरफ तो उसको फ्रैगमेंट ना लगे, इसलिए हम ऑफेंसिव यूज़ करते हैं जिसके अंदर कोई फ्रैगमेंट नहीं है। ऑफेंसिव मोड हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे कोई शेल्टर नहीं है, कोई उसके पास सपोर्ट नहीं है। देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।